दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग और हटकर होने वाली है और इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी होने के बावजूद यह आपको अपनी सीट से उठने का मौका नहीं देगी। और भाई, बड़ी एक्सप्लेनेशन में ही तो ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा मजा होता है। इसलिए मैं आपका बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए इसे शुरू करता हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें आसनसोल की एक अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों ओर बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। वहीं हम एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को देखते हैं, जो घर पर अकेले थे। यहाँ बच्ची की माँ अपने पति से बात कर रही थी और बच्ची खिड़की के सामने खड़ी थी। तभी वो अपनी माँ को आवाज देती है और उसे बुलाकर कहती है कि बाहर एक राक्षस खड़ा है। ये सुनकर उसकी माँ तो एकदम से हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास आती है तो उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर अचानक से वो अपने सामने से किसी चीज को गुजरते हुए देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। ये आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ वो समझ जाती है कि कोई उनके घर के अंदर घुस आया है, क्योंकि दरवाजे के सामने उसे किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। इसी बीच पूरे घर की बिजली चली जाती है और हम उस औरत के पीछे काले कपड़े पहने किसी को देखते हैं। तभी अचानक एक आदमी उस औरत के पास आकर गीदड़ की तरह चिल्लाने लगता है। ये आदमी बहुत ही अजीब होता है। औरत डरकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी वो अपने सामने एक भयानक आदमी को देखती है। उसके हाथ में चाकू था। वो दिखने में एकदम राक्षस जैसा लग रहा था। इसके अलावा वो हिंदी में बात कर रहा था। इस आदमी का नाम सरदार है। इसके बारे में हम आगे और भी कुछ जानेंगे। अब सरदार भी ठीक गीदड़ की तरह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। औरत और उसकी बच्ची बहुत डर जाते हैं। उसी समय अचानक घर के अंदर वाला आदमी आ जाता है और महिला को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। उधर सरदार उस औरत की बच्ची को खींचकर ले जाता है। इसके बाद वो उस महिला और उसकी छोटी बच्ची को वहीं मार डालता है और ये भयानक सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम कोलकाता शहर को देखते हैं, जहाँ कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी के घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे थे। उन लोगों ने बूढ़े आदमी के गले पर चाकू रखा हुआ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और गुंडों को बूढ़े आदमी को प्रणाम करके वहाँ से चले जाने को कहता है। गुंडे उस आदमी की बात ना सुनकर उल्टा उसी को मारने लगते हैं। तभी वो वहाँ मौजूद हर गुंडे को मारता है और उनसे उस बूढ़े आदमी से माफी मंगवाता है। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को अपने घर का सारा सामान फिर से अंदर ले जाने को कहता है और उसे ये भी कहता है कि अगली बार अगर ये लोग उसे परेशान करें तो वो थाने जाए। दरअसल ये आदमी वहाँ के थाने का नया एसआई है। उसका नाम अनिमेश है और साफ पता चलता है कि ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। इसके बाद हम ओसी देवांजन को देखते हैं, जिसे सब प्यार से देबू बुलाते हैं। देबू का एक तरीका है, वो क्रिमिनल से कोई बात उगलवाने के लिए पहले उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाता है। इसके बाद भी अगर उसके मुंह से सब कुछ बाहर नहीं आता तो वो क्रिमिनल को अच्छी तरह से पीटता है। हम देखते हैं कि उस दिन भी वो जेल में एक क्रिमिनल को लाता है और उसे उसकी पसंदीदा दाल पूरी खिलाता है। फिर उसके साथ कुछ देर बातें करता है और फिर उसे एक थप्पड़ मारकर सिद्दीकी नाम के एक क्रिमिनल की सारी जानकारी निकाल लेता है। यही उसका अनोखा तरीका है। अब वो जूनियर इंस्पेक्टर विकास को उस क्रिमिनल को पकड़ने भेज देता है और उस जेल में बंद क्रिमिनल को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे सिर्फ जानकारी निकालने के लिए पकड़ा गया था। इसके बाद जब देबू बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात अनिमेश से होती है। अनिमेश उसे अपना परिचय देता है तो देबू उसे अपने कैबिन में ले आता है। वहाँ देबू उससे पूछता है कि क्या वो पहले किसी सोर्स के लिए काम करता था। अनिमेश इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर ही काम करता है, ठीक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह। ये सुनकर देबू बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि वो उसे ऑब्जर्व करके उसके बारे में कुछ बताए। वो देखना चाहता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता कितनी है। अब अनिमेश देबू के पैर से सिर तक पूरा चेक करता है और फिर देबू के बारे में बताना शुरू करता है। पहले वो बताता है कि देबू ने हाल ही में वजन कम किया है और वो नाश्ता नहीं कर पाया था, इसलिए बाहर आकर दाल पूरी खाई है। वो शादीशुदा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लेफ्टी पैदा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उसे राइट हैंडेड होना पड़ा है। इसके अलावा उसके हाथ में जो घड़ी है वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि अनिमेश ने देखा कि घड़ी अभी चलती नहीं है, फिर भी देबू ने उसे पहनकर रखा है। इसका मतलब है कि ये उसे किसी खास व्यक्ति ने दी है। तब देबू कहता है कि हाँ, ये उसे उसके पिता ने दी थी। यहाँ अनिमेश देबू के बारे में बहुत कुछ बताता है और उसके द्वारा बताई गई हर बात सही निकलती है, लेकिन उसने एक चीज गलत बताई थी और वो ये कि देबू ने सुबह दाल पूरी खाई है। असल में उसने देबू के पैर पर दाल पूरी की दाल गिरी हुई देखी थी, इसलिए उसने सोचा कि उसने सुबह दाल पूरी खाई है। लेकिन उसका ये अंदाजा गलत था, क्योंकि उसने खुद दाल पूरी नहीं खाई थी, बल्कि उस आदमी को उससे बात निकलवाने के लिए उसे खिलाई थी।
लेकिन क्योंकि अनिमेश ने बाकी सारी जानकारी सही दी है, इसलिए देबू उसकी बहुत तारीफ करता है, क्योंकि किसी को इतनी जल्दी ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो हर कोई नहीं कर सकता। तभी इंस्पेक्टर विकास आकर देबू को बताता है कि सेंट लियोनार्ड स्कूल में कौशिक नाम के एक व्यक्ति ने कोई झगड़ा किया है। विकास कहने लगता है कि वो उस केस को संभाल रहा है, लेकिन देबू कहता है कि नहीं, वो खुद वहां जाएगा। यहाँ देबू को देखकर लग रहा था कि वो इस कौशिक को पहले से जानता है। असल में कौशिक एक एनजीओ चलाता है। वो उस इलाके के बच्चों के साथ ही अपना एनजीओ चलाता है। वो सेंट लियोनार्ड स्कूल में बच्चों की एक मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। देबू तब अनिमेश को लेकर उस स्कूल में चला जाता है, जहाँ वो कौशिक को और कुछ लोगों के साथ आंदोलन करते हुए देखता है। तभी वो कौशिक के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ। कौशिक बताता है कि इस स्कूल में उनका ही एक बच्चा पढ़ता था, जिसकी माँ एक वेश्या है, और इस वजह से स्कूल का प्रिंसिपल उस बच्चे को निकालना चाहता है। लेकिन ये तो गैर कानूनी है और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, ताकि स्कूल का ये नियम हटा दिया जाए और सभी बच्चे यहाँ पढ़ सकें। देबू कौशिक के इस काम का समर्थन करता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल के कमरे में माया को देखते हैं, जिसके बेटे का नाम अबीर है। अबीर को ही आज स्कूल से निकालने की बात चल रही है, क्योंकि माया एक वेश्या है। पर माया नहीं चाहती कि उसके कारण उसके बेटे का भविष्य इस तरह से बर्बाद हो जाए, इसीलिए वो प्रिंसिपल से बात करने आती है। माया प्रिंसिपल से पूछती है कि उसके बेटे का क्या कसूर है। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, कभी कोई शरारत भी नहीं करता, तो क्या उसका यही कसूर है कि वो माया का बेटा है। इस पर प्रिंसिपल माया को बदतमीजी ना करने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो चिट्ठी लेकर नीचे जाकर सबको नहीं रोकती तो वो पुलिस को बुलाएगी। तभी उस कमरे में देबू आ जाता है। वहां जाकर देबू माया को नीचे भेज देता है और प्रिंसिपल से कहता है कि वो तो प्रिंसिपल की ही साइड है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाती है और देबू से कहती है कि उनके स्कूल में डॉक्टर और इंजीनियर के बच्चे पढ़ते हैं। वहां माया जैसी गंदी औरत का बेटा अगर उनके स्कूल में पढ़ेगा तो उनकी प्रतिष्ठा ही खराब हो जाएगी, इसलिए वो माया के बेटे को निकालना चाहती है। देबू कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, पर उसकी भी एक बात है। वो जहाँ तक जानता है प्रिंसिपल विदेशी चीजों के बिना नहीं रहती। अब ये बात हालांकि उसे उनके पर्सनल इन्फॉर्मर शिवू ने बताई है, जिसके मसाज पार्लर में प्रिंसिपल हर हफ्ते जाती है। ये सुनते ही प्रिंसिपल का मुंह बंद हो जाता है। अब देबू प्रिंसिपल की मेज से वो चिट्ठी उठा लेता है जो अबीर के स्कूल से निकाले जाने के लिए थी। उसे वो तुरंत फाड़ देता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं, पर इस सब से अनिमेश बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक आज के बाद से अबीर को सब उसकी माँ को लेकर तंग करेंगे, उसे बहुत नीचा दिखाएंगे और बड़ा होकर यही लड़का एक दिन अपनी माँ से नफरत करेगा। इसलिए उसे लगता है कि अबीर को स्कूल से निकाल देना ही बेहतर था। उसकी ये वास्तविक सोच देबू को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो अनिमेश को ड्यूटी की जगह ले जाता है, जहाँ वो अनिमेश को बताता है कि उनके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जगह सोनागाछी है। यहाँ 3 तरह की वर्कर्स होती हैं। 3rd लेवल फेरी वाली, जहाँ अलग अलग जगहों से वेश्याएं आती हैं, अपने कपड़े बदलती हैं, अपना काम करती हैं और इसके बाद खत्म करके वहां से चली जाती हैं। 2nd लेवल लाइन वाली हैं। यहाँ जो काम करती हैं उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, या तो उन्हें किसी ने बेच दिया है या वो परिवार से छुपकर पैसे कमाने के लिए ये काम कर रही हैं। और 1st लेवल अग्र वाली है। ये हाई प्रोफाइल होती हैं और ये लाखों रुपए कमाती हैं। ब्रांडेड कपड़ों के बिना नहीं रहती और इनके पास सभी अमीर लोग आते हैं। ये सब बताते बताते देबू अनिमेश को सबसे बड़े रेड लाइट एरिया यानी सोनागाछी ले जाता है। वहां जाकर अनिमेश हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि देबू की वहां की सभी लड़कियों से जान पहचान है। वो देबू को अपने भाई के जैसा मानती हैं और उसकी बहुत ही इज्जत करती हैं। अब सीन बदलता है और हम देबू की पत्नी साधना को देखते हैं, जो अपने बेटे को बहुत डांट रही थी, क्योंकि उसके बेटे को इंग्लिश में C- मिला है। साधना एक इंग्लिश टीचर है, फिर भी उसके बेटे को C- मिला है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी घर में देबू आता है। अब देबू माँ और बेटे के इस झगड़े को रोकता है। अब दूसरी तरफ हम अनिमेश को देखते हैं। वो अपने परिवार से दूर रहता है, इसलिए उसकी माँ उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछ रही थी। तब बातों बातों में अनिमेश की माँ उसकी शादी की बात छेड़ती है, तो अनिमेश नेटवर्क नहीं है बोलकर फोन काट देता है। इसके बाद हम चमेली को देखते हैं, जो सोनागाछी के मोहल्ले में ही वेश्यावृत्ति का काम करती है। उसका एक कस्टमर उसके साथ कुछ बुरा करने आता है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत मारती पीटती है। इससे वो आदमी डरकर वहां से भाग जाता है। तभी उसके पास माया का कॉल आता है। माया चमेली को बताती है कि अबीर बाहर पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो चमेली को अबीर का थोड़ा ध्यान रखने को कहती है। चमेली नहीं चाहती थी कि अबीर बाहर पढ़े, इसलिए वो अबीर को अपने कमरे में पढ़ाने के लिए उसे लेने जाती है। दूसरी तरफ अनिमेश सोनागाछी आकर देखता है कि अबीर सड़क के किनारे बैठकर पढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच उसे पढ़ते देखकर अनिमेश अबीर से पूछता है
कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अबीर कहता है कि कल उसका एग्जाम है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। अनिमेष तब अबीर को उसके घर जाकर पढ़ने को कहता है, लेकिन अबीर अनिमेष को बताता है कि घर पर उसकी माँ काम कर रही है, इसलिए वो अभी घर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर अनिमेष अबीर को कहता है कि अगर वो मोहल्ले में रहेगा तो उसकी पढ़ाई कभी नहीं होगी, बल्कि वो उन्हीं की तरह बन जाएगा, इसलिए बेहतर है कि वो किसी अनाथ आश्रम में जाकर रहे। अनिमेष अबीर को ये सब कह रहा था कि तभी वहाँ चमेली आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। इससे चमेली बहुत गुस्सा हो जाती है और अनिमेष को बहुत भला बुरा कहना शुरू कर देती है। इस पर अनिमेष भी गुस्सा होकर उसे काफी खरी खोटी सुनाता है, जिसे इंस्पेक्टर देबू सुन लेता है और अनिमेष से कहता है कि सबके सामने अच्छा बनने के लिए पहले अपनी भाषा सुधारनी होगी। इसके बाद देबू अबीर के साथ थोड़ी देर बात करता है। फिर रात के समय हम अबीर को उसके कमरे में देखते हैं। वो अपना छोटा सा स्टील का गुल्लक लेकर अपने पैसे गिन रहा था। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और अबीर गुल्लक छुपा लेता है। तब माया अबीर से पूछती है कि कल तो उसका एग्जाम है, वो अभी तक क्यों नहीं सोया। अबीर कहता है कि कल सिर्फ उसका एग्जाम नहीं है, कल एक और खास चीज है और वो है उसकी माँ का जन्मदिन। अबीर अपनी माँ को जन्मदिन पर एक सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए उसने अपनी छोटी सी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे, पर यह बात वो अपनी माँ को नहीं बताता। इसके बाद माया अबीर को गाना गाकर सुला देती है। अबीर के सोने के बाद माया अबीर का गुल्लक बेड के पास देखती है। वो देखती है कि उसमें बहुत कम पैसे हैं, इसलिए वो उस गुल्लक में और कुछ पैसे डाल देती है ताकि उसका बेटा कल सुबह जब दुकान पर कुछ खरीदने जाए तो उसे झिझक महसूस ना हो। अगले दिन सुबह स्कूल खत्म होने के बाद अबीर अपनी माँ के लिए केक खरीदने एक केक की दुकान पर जाता है, जहाँ वो केक के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से हैप्पी बर्थडे माँ लिखवाता है। इसके बाद वो केक को लेकर घर पर आता है। घर आकर वो बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर अबीर दरवाजे को धक्का देता है, लेकिन दरवाजा खोलकर अबीर जो देखता है उसे देखने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो देखता है कि उसकी माँ की लाश जमीन पर पड़ी है, शरीर से खून बह रहा है। किसी ने उसकी माँ को उसके जन्मदिन के दिन ही मार डाला है। ये देखकर अबीर बहुत डर जाता है। वो बार बार माँ माँ कहकर चिल्लाने लगता है। अबीर की चीख सुनकर सब वहाँ पर आ जाते हैं और वो पुलिस को बुलाते हैं और फिर अनिमेष और देबू इस केस की जांच के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। देबू इंस्पेक्टर विकास को इस घटना से पहले और बाद के पूरे इलाके की रिपोर्ट निकालने को कहता है। तभी लाश के पास अनिमेष एक केक पड़ा हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि ये केक अबीर अपनी माँ के लिए लाया था। अबीर को उस छोटे बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। उसी समय चमेली उसे कहती है कि अब तो उसकी इच्छा पूरी हो गई, अबीर को अब अनाथ आश्रम में ही रहना पड़ेगा। अनिमेष के पास सच में यहाँ कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अबीर का माया के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। जन्म के बाद से उसने अपने पिता को नहीं देखा था। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। वो अबीर को कभी दुखी होने नहीं देती थी। अपने दुख हमेशा अबीर से छुपा कर रखती थी। यही सब सोचकर अबीर रो रहा था। इसके बाद सीन अगली सुबह पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां अनिमेष देबू को बताता है कि माया को धारदार हथियार से सांस नली काटकर मारा गया है। इसके अलावा पहले उसके सिर पर भी वार किया गया है। उनके घर में जो नगद और सोने के गहने थे सब चोरी हो गए हैं। यहाँ अनिमेष को एक चीज बहुत ही अजीब लगती है, वो ये कि माया ने इतने पैसों के गहने अपने घर में क्यों रखे हुए थे। इस पर देबू कहता है कि यही वैश्याओं की परंपरा है। वो जो पैसे कमाती हैं उसे सोने के गहनों में बदलकर घर में रख लेती हैं, क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती, यहाँ तक कि बैंक पर भी नहीं। अनिमेष कहता है कि तो उन्हें इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी चाहिए। ये सुनकर विकास हंसने लगता है और बताता है कि सोनागाछी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उन्होंने कई बार सीसीटीवी कैमरा लगाने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग काम करते हैं जिनके परिवार को नहीं पता कि वो क्या काम करते हैं, इसलिए वो चाहकर भी वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पाए। इसके बाद ही देबू अनिमेष को सभी फाइलें जांचने को कहता है और इस केस की पूरी जिम्मेदारी वो अनिमेष को ही सौंप देता है। वो उसे ये भी बताता है कि माया के पास इतना सोना है ये उसके करीबी लोगों के अलावा कोई नहीं जान सकता, इसलिए उन्हें पहले माया के आसपास के लोगों की जांच करनी होगी। वो ये सब बता ही रहा था कि तभी देबू के पास एक कॉल आता है। एक न्यूज रिपोर्टर ने उसे कॉल किया था और उसे पता चला है कि सोनागाछी में एक मर्डर हुआ है, इसलिए वो उस मर्डर की खबर करने के लिए कॉल करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक वैश्या मारी गई है तो वो ये काम नहीं करना चाहता। इसके बाद देबू कॉल कट कर देता है। तब एक इंस्पेक्टर आकर देबू को बताता है कि अबीर बहुत देर से पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा है। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है,
ये सुनकर अनिमेष चावल की एक प्लेट लेकर अबीर के पास जाता है। अबीर बैठकर रो रहा था। उसे देखकर अनिमेष को वो बातें याद आ जाती हैं जो उसने उस दिन अबीर से कही थी। फिर वो अबीर के पास जाकर बैठता है। अनिमेष अबीर से वादा करता है कि उसकी माँ के साथ जिसने भी ये काम किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अनिमेष अबीर को अपने हाथों से खाना खिलाता है। फिर देबू पुलिस स्टेशन में माया की सभी परिचितों और वेश्याओं को बुलाता है। वो सब अलग अलग बातें कर रही थी, लेकिन सभी में एक बात कॉमन थी। वो सभी असीम नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रही थी। दरअसल असीम ही एक दिन माया को हाथ पकड़कर सोनागाछी लाया था और माया के बेटे अबीर का पिता भी वही असीम है। ये सुनकर देबू विकास को तुरंत असीम को पकड़कर लाने को कहता है। वहाँ देबू असीम से बार बार पूछता है कि उसने माया को क्यों मारा, लेकिन असीम कहता है कि उसने माया को नहीं मारा। अब देबू उसे बहुत मारता और पीटता है। फिर भी असीम का एक ही कहना था कि उसने माया को नहीं मारा। तब अनिमेष बगल में ही था। वो आंखें बंद करके उस हत्या वाली जगह की हर चीज के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि नहीं, असीम माया को नहीं मार सकता। वो ये बात देबू को भी बताता है। अनिमेष के अनुसार जिसने माया को मारा है वो बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाला लेफ्टी था और असीम राइट हैंडेड है, इसलिए उसके लिए माया को मारना संभव नहीं है। इसके अलावा उन्हें हत्या की जगह से एक हाथ से बुनी हुई साड़ी का नमूना भी मिलता है और वहां अनिमेष को एक महंगे परफ्यूम की खुशबू भी मिली है जिसे माया के लिए खरीदना संभव नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये काम अग्रवाली ग्रुप में से किसी का किया हुआ है, क्योंकि उनके अलावा इतनी महंगी चीजें यहाँ कोई नहीं खरीद पाएगा। तब देबू असीम से पूछता है कि क्या माया का कभी किसी अग्रवाली के साथ कोई झगड़ा हुआ था। इस पर असीम हाँ कहता है। एक बार शबनम के साथ एक कस्टमर को लेकर माया का झगड़ा हुआ था। ये सुनकर देबू विकास से पूछता है कि शबनम का मैनेजर कौन है। वो विकास को उसके बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। फिर देबू अनिमेष और विकास को लेकर शबनम के घर जाता है, जहां शबनम देबू को बताती है कि माया के साथ उसके कुछ ग्राहकों को लेकर समस्या हुई थी। माया थोड़ी सुंदर होने के कारण शबनम के सभी कस्टमर्स अपने पास से ले जा रही थी। इसी वजह से उन दोनों में छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने माया को नहीं मारा है। तभी विकास शबनम की अलमारी से एक साड़ी और परफ्यूम निकालता है। उस परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अनिमेष को माया की हत्या वाली जगह पर मिली थी। इसके अलावा जब वो फॉरेंसिक लैब में जाकर शबनम की साड़ी के साथ हत्या की जगह पर मिली साड़ी के नमूने का मिलान करते हैं, तब वो देखते हैं कि ये शबनम की साड़ी के साथ पूरी तरह से मिल गया है। तभी उन्हें वहां एक और सबूत मिलता है कि माया की हत्या AK-47 ग्रेड की छुरी से की गई है। लेकिन देबू कहता है कि ये छुरी तो पूरे वेस्ट बंगाल में है ही नहीं, तो शबनम को ये छुरी कहां से मिली। ये सुनकर अनिमेष कहता है कि माया को शबनम ने नहीं मारा है, क्योंकि जिस तरह से माया का गला काटा गया है उसमें जो मसल स्ट्रेंथ लगती है वो शबनम या उसके मैनेजर के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा वो देबू को साड़ी का वो नमूना दिखाता है और कहता है कि यहाँ देखकर साफ पता चल रहा है कि ये हाथापाई में नहीं फटा है। इसे किसी ने बहुत ही बारीकी से काटकर हत्या की जगह पर रख दिया है ताकि शक शबनम पर आए। इसका मतलब यह है कि माया की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो शबनम और माया दोनों को बहुत ही अच्छे से जानता है। तभी देबू शबनम की साड़ी पर एक दाग देखता है जो लाल रंग का था पर बिल्कुल भी खून के जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे सूंघ कर देखता है। तब उसे पता चलता है कि ये एक सॉस है। इसके अलावा जब वो उस दाग पर अपनी जीभ लगाता है तो उसे उसमें हल्के प्याज और नींबू का स्वाद मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये दाग जरूर किसी रोल से आया है। इसीलिए वो माया के घर के आसपास की सभी रोल की दुकानों पर जाकर रोल का टेस्ट लेना शुरू कर देता है और बहुत देर तक जांच करने के बाद उसे एक दुकान के रोल में वही सेम टेस्ट मिलता है जो उसे शबनम की साड़ी से मिला था। इसके बाद देबू उस दिन के सभी लोगों की डिटेल्स निकालता है जिस दिन माया की हत्या हुई थी। वहां उसे एक जाना पहचाना नाम दिखाई देता है जो माया और शबनम दोनों को जानता था और काम के सिलसिले में उनसे रोज मिलता था। वो कोई और नहीं बल्कि कौशिक था। यह जानकारी मिलते ही देबू अनिमेष को लेकर कौशिक को पकड़ने चला जाता है। फिर वो कौशिक को पकड़कर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर देता है। इससे कौशिक डरकर धीरे धीरे सारी सच्चाई बताने लगता है। अब यहाँ से सीन कुछ महीने पहले का दिखाया जाता है, जब एक दिन एक अमेरिकन एनजीओ कौशिक के एनजीओ के बच्चों के लिए एक बड़ी राशि का फंड देकर जाता है, लेकिन उस फंड के पैसों को वो उस एनजीओ पर खर्च ना करते हुए खुद ले लेता है। ये बात माया को पता चल जाती है। वो कौशिक को धमकी देती है कि अगर कौशिक उसके बेटे की पूरी पढ़ाई का खर्च नहीं देता तो वो ये बात सबको बता देगी। और उसी दिन कौशिक ने ये तय कर लिया था कि वो माया को मार डालेगा। इसके बाद वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब काम करना शुरू कर देता है। पहले वो शबनम के घर जाता है। वहां से वो अलमारी से शबनम का एक परफ्यूम और साड़ी निकाल लेता है।
फिर कौशिक एक आदमी के साथ माया के घर जाता है, लेकिन घर में घुसकर वो देखता है कि माया पहले से ही मरी पड़ी है। अब उन पर कोई शक ना करे, इसलिए वो शबनम की साड़ी का टुकड़ा वहीं पर फेंक आते हैं और पूरे कमरे में शबनम का परफ्यूम छिड़क देते हैं। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो कौशिक को उनके सामने पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर के मारे सामने ही एक रोल की दुकान से रोल लेकर खाना शुरू कर देता है। फिर जब पुलिस सामने से चली जाती है तब वो आधा खाया हुआ रोल बैग में डाल लेता है और उस रोल से साड़ी पर दाग लग जाता है और शबनम के घर जाकर सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देता है, लेकिन उसने कोई खून नहीं किया था। अब ठीक उसी समय देबू के पास एक लड़की का कॉल आता है। वो भी सोनागाछी में ही रहती थी। वो वहाँ रेशमा नाम की एक लड़की के बारे में बताती है, जिस पर ठीक उसी दिन हमला हुआ था जिस दिन माया पर हमला हुआ था, और प्रेजेंट में उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। देबू अनिमेश को लेकर वहाँ चला जाता है, लेकिन अंदर घुसते समय अनिमेश रेशमा के घर के सामने एक लाल क्रॉस का मार्क देखता है, जो उसने माया के घर के सामने भी देखा था। अंदर जाकर रेशमा को देखकर वो समझते हैं कि रेशमा को जिसने मारा है वो भी लेफ्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन सिर्फ माया पर ही हमला नहीं हुआ था, बल्कि और भी कई लोगों पर हुआ था। तब अनिमेश देबू को बाहर के क्रॉस मार्क के बारे में बताता है। इसके बाद देबू अनिमेश को पूरा इलाका चेक करने के लिए कहता है कि और किसी घर पर क्रॉस का मार्क है या नहीं। तब ढूंढते ढूंढते अचानक अनिमेश की नजर एक घर की तरफ पड़ती है जहां वही क्रॉस का मार्क था, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि चमेली का घर था। तब अनिमेश चमेली के घर के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि चमेली बहुत ही प्यार से अबीर को खाना खिला रही है। तब वो चमेली को बुलाता है और उससे बात करने के लिए थोड़ा बाहर आने को कहता है, लेकिन चमेली किसी भी तरह से अनिमेश से बात करना नहीं चाहती, क्योंकि पहले दिन की बात तो याद ही है, जिस दिन अनिमेश ने चमेली के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। इसलिए चमेली सोचती है कि अनिमेश बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन जब अबीर उससे रिक्वेस्ट करता है तब चमेली ना नहीं कर पाती। इसके बाद चमेली अनिमेश को लेकर उसके घर की छत पर जाती है। वहां जाकर अनिमेश चमेली के हाथ पर एक कटने का निशान देखता है, इसलिए वो चमेली से इस कटे हुए निशान का कारण पूछता है। चमेली तब उसे अलग अलग तरह की झूठी बातें बताने लगती है, लेकिन अनिमेश उसका झूठ पकड़ लेता है। चमेली अनिमेश को किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। तब अनिमेश समझ जाता है कि चमेली अभी भी उस पर गुस्सा है, इसलिए वो चमेली से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। वो चमेली से कहता है कि अगर वो अनिमेश को सारी सच्चाई नहीं भी बताती है तो भी असली हत्यारे को अनिमेश जैसे भी हो ढूंढ निकालेगा, क्योंकि उसने अबीर से वादा किया है कि वो उसकी माँ के हत्यारे को उसके सामने लाकर खड़ा करेगा, और वो ये वादा जैसे भी हो निभाएगा। ये सुनकर चमेली का मन पिघल जाता है और वो अनिमेश को पूरी कहानी बताना शुरू कर देती है। चमेली बताती है कि जिस दिन माया पर हमला हुआ था उस दिन उस पर भी हमला हुआ था। वो दो लड़के थे और उन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब यह है कि वो इस इलाके के नहीं थे। वो चमेली के पास ग्राहक बनकर ही आए थे। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन अचानक उन्होंने छुरी निकालकर चमेली पर हमला करना चाहा। तब चमेली ने भी खुद को बचाने के लिए हाथ में तेज धार वाला हथियार उठा लिया। तभी वो लोग डरकर वहां से भाग गए, लेकिन उनकी छुरी की वार से चमेली का हाथ थोड़ा सा कट गया। चमेली अनिमेश को ये भी बताती है कि वो लोग लेफ्टी थे। ये सुनकर अनिमेश समझ जाता है कि इन्हीं लोगों ने माया को मारा है। तब वो चमेली से पूछता है कि क्या उसे उन लोगों का चेहरा याद है। चमेली बताती है कि हाँ, वो कभी भी उनके चेहरों को भूल नहीं पाएगी। इसके बाद अनिमेश चमेली को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसके बताए अनुसार एक स्केच तैयार करता है, जहां हम देखते हैं कि ये दोनों लड़के वही लोग थे जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में एक बच्चे और उसकी माँ को मारते हुए देखा था। ये कौन है और ये क्यों अजनबी लोगों को मार रहे हैं? उनका मकसद क्या है? क्या सिर्फ चोरी करना है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? अब सब कुछ हम आगे जानेंगे। यहाँ अनिमेश देबू से पूछता है कि उनके पास कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। इस तस्वीर के अलावा उन लोगों के बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो वो उन लोगों को कैसे ढूंढेंगे? तब देबू कहता है कि बाज पक्षी आएगा। इसके बाद हमें बाज पक्षी दिखाई देता है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका नाम है रुद्र। रुद्र में एक खास स्पेशल टैलेंट है। वो किसी भी व्यक्ति के नाम, फोटो, फोन नंबर से उस व्यक्ति की सारी जानकारी कंप्यूटर के जरिए निकाल सकता है। यहाँ हमें रुद्र का परिवार दिखाया जाता है। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उनकी बेटी है, जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। ठीक तभी उसकी बेटी के फोन पर एक कॉल आता है। इससे उसकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। तब रुद्र अपनी बेटी से इसका कारण पूछता है। उसकी बेटी बताती है कि एक नंबर से उसके पास बार बार कॉल आ रहा है। एक लड़की उसे कह रही है कि उसने लोन लिया है, लेकिन उसने कहां से और कौन सा लोन लिया है उसे कुछ नहीं पता।
उसने सुबह से बहुत सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन हर बार वो लड़की उसे एक नए नंबर से कॉल करती जा रही है। ये सुनकर रुद्र अपनी बेटी को खुद ही उस नंबर पर वापस कॉल करने को कहता है और उसके साथ बात जारी रखने को कहता है जब तक रुद्र उसे कॉल कट करने को नहीं कहता। फिर रुद्र अपना कंप्यूटर लेकर बैठ जाता है और नंबर को ट्रैक करके कि वो किसका है, कहां से उसने कॉल किया है, ये सारी जानकारी निकाल लेता है। यहाँ वो देखता है कि वो नंबर वास्तव में किसी लड़की का नहीं है, ये एक लड़का था जो उसकी बेटी के साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो अपनी बेटी के हाथ से फोन लेकर उस लड़के को अपनी मिली हुई हर जानकारी एक एक करके बता देता है। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और तुरंत कॉल काट देता है। इसके बाद रुद्र पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ अनिमेष रुद्र को उन दोनों लड़कों की तस्वीरें दिखाता है। वो कहता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। तब रुद्र बताता है कि उसके पास एक तरीका है, वो टॉवर डंपिंग के माध्यम से उस इलाके में हत्या के समय कितने फोन एक्टिव थे ये ढूंढ सकता है। इसके बाद 1 घंटे के अंदर रुद्र सब कुछ देखकर देबू को बताता है कि हत्या के समय इस इलाके में लगभग 1800 फोन एक्टिव थे। ये सुनकर देबू का सिर घूम जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों में से वो हत्यारे का नंबर कैसे ढूंढ पाएंगे। इस पर रुद्र बताता है कि यहाँ एक और तरीका है, अब तो हर नंबर देते समय सबसे उनका आधार कार्ड या आईडी कार्ड लिया जाता है, यहाँ तक कि फोटो भी ली जाती है। इसलिए अगर वो उन फोटोज का उन दोनों लड़कों की तस्वीरों से मिलान करके देखें तो जरूर उन्हें कुछ जानकारी मिलेगी। इसके बाद रुद्र फोटो को मिलाने की कोशिश करता है। इसमें एक फोटो के साथ उन दोनों फोटोज में से एक लड़के का 80% मैच हो जाता है। इस लड़के का नाम राजेश है और उसका सिम यूपी का होता है। तब अनिमेष रुद्र से सिम की करंट लोकेशन पूछता है, जो उनके बगल के काली घाट में ही था। ये सुनते ही देबू अनिमेष को लेकर गाड़ी में काली घाट की तरफ रवाना होता है। रुद्र फोन पर उन्हें सभी प्लेसेस की जानकारी दे रहा था और बहुत जल्द ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो बगल के एक घर में घुसकर सर्च करने लगते हैं। तभी उस घर के फर्श पर उन्हें एक लाश दिखाई देती है। तब वो समझ जाते हैं कि अभी अभी उस महिला को मारा गया है। तभी उन्हें बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये चीख सुनकर जब वो बाहर आते हैं तब सामने से एक आदमी को सोने के गहने लेकर भागते हुए देखते हैं। जैसे ही वो उस आदमी का पीछा करने जाते हैं तब वो देखते हैं कि चारों तरफ के सभी घरों से चोर निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, इसके साथ एक पूरी टीम जुड़ी हुई है। तभी कॉल पर रुद्र उन्हें बता देता है कि ये लोग वेरिया क्लेन के हैं। ये कभी भी अकेले मैदान में नहीं उतरते, बल्कि बहुत सारे एक साथ उतरते हैं। ये कम से कम 10 से 15 लोग हैं और वो काम पर उतरने से पहले शुरुआत में ही भागने की प्लानिंग बना लेते हैं। इसलिए उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए रुद्र देबू को और फोर्स लाने को कहता है, लेकिन देबू के पास तो इतना समय नहीं था। इसलिए वो वहाँ जितने लोग थे उन्हें साथ लेकर उन लोगों को पकड़ने निकल पड़ता है। देबू और अनिमेष एक साथ थे। तभी वो वहाँ किसी को देखकर रुक जाते हैं। चेहरा उनका बहुत ही परिचित था और ये उन्हीं 2 लोगों में से एक था जिनकी तस्वीर चमेली ने बनवाई थी। इसका नाम सरदार है। अनिमेष और देबू को देखकर सरदार भागने लगता है, लेकिन एक समय के बाद वो सरदार को पकड़ लेते हैं। तब सरदार बंगालियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। यहाँ अब समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता कि सरदार का सबसे बड़ा दुश्मन बंगाली है। लेकिन क्या देबू और अनिमेष ने सच में सरदार को पकड़ लिया है, या ये सरदार की ही एक और चाल थी? क्योंकि रुद्र ने तो कहा था कि ये लोग भागने के लिए कई रास्ते बनाकर रखते हैं। हाँ, आपने सही समझा, ये सरदार का भागने का एक रास्ता था। वो जानबूझकर देबू और अनिमेष के सामने पकड़ा गया था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने माचिस की तीली से रास्ते पर आग लगा दी, जहां सरदार ने पहले से ही मिट्टी का तेल डाल रखा था। इस आग में अनिमेष और देबू के पैर जलने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर सरदार वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहां अनिमेष, देबू और एक सीनियर इंस्पेक्टर थे। उनके सामने रुद्र था। वो सबको इस वेरिया क्लेन के अतीत के बारे में बता रहा था। रुद्र सबको बताता है कि ब्रिटिश काल के दौरान कई जनजातियां थीं जो लोगों को मारती थी। उनकी इस हिंसा के कारण कई जनजातियों पर बैन लगा दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ जनजातियां इधर उधर फैली हुई हैं, जिनमें से एक है ये वेरिया क्लेन। वेरिया क्लेन का मतलब है डाकुओं या शिकारियों का एक ग्रुप जो डर पैदा करते हैं और अवैध काम करते हैं। वो आजादी से पहले से ही थे। उन्होंने शुरुआत कुछ ही लोगों के साथ की थी, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो सिस्टम के अंदर वायरस की तरह फैले हुए हैं। उनका जो नेता है उसे वो सरदार कहकर बुलाते हैं। वो कई तरह के अपराधों से जुड़े हैं, जैसे डकैती, हत्या, महिलाओं पर शारीरिक उत्पीड़न और भी बहुत कुछ। महिलाओं को तो वो इंसान भी नहीं मानते। उनके हर एक के पीठ पर एक क्रॉस का मार्क होता है, जिससे वो दर्शाते हैं कि समाज ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है।
वो पहले किसी इलाके में हमला करने से पहले उस इलाके के हर घर में जाकर वहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और जहाँ सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है उन घरों के सामने क्रॉस मार्क बना देते हैं। इसके बाद योजना बनाकर उन सभी घरों पर हमला करते हैं। उनकी लास्ट लोकेशन यूपी के दिलदारगंज में देखी गई है। इसके अलावा उन्हें जो सिम मिली है उसकी लोकेशन भी 6 साल से उसी जगह पर दिख रही है। अब सब कुछ सुनने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर अनिमेश से पूछता है कि इस केस के बारे में उसकी क्या राय है, क्योंकि ये केस तो अनिमेश देख रहा था। ये सुनकर अनिमेश कहता है कि उन्हें घर पर बैठकर सोचना नहीं होगा, उन्हें शारीरिक रूप से काम करना होगा। इसके अलावा अगर वो उन सभी इलाकों के पुलिस एमपी को इन्फॉर्म करते हैं तो भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि वो जानकारी लीक कर देंगे। इसलिए उन्हें अब एक सीक्रेट ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उन्हें एक टीम बनानी होगी जिसमें अनिमेश, देबू और रुद्र को लिया जाता है। तब सीनियर इंस्पेक्टर उन्हें इमरान को भी लेने को बोलता है। यहाँ इमरान का नाम सुनकर रुद्र का मन उदास हो जाता है। दरअसल रुद्र और इमरान बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ कारणों से उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। लेकिन इमरान के अंदर एक खास बात है, वो कई सारी भाषाएं बोल सकता है और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और इसी कारण से उसे टीम में लिया गया है। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में इमरान आ जाता है, जिसके बाद शुरू होती है इमरान और रुद्र की नोकझोंक। वो एक दूसरे को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन ये सब करने से तो काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने अपने काम पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए वो अपना प्लान बनाना शुरू करते हैं, जहाँ इमरान सबको एक रास्ता दिखा देता है, जहाँ से वो बहुत ही आसानी से उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहाँ सरदार का गैंग है, और उस रास्ते से जाने पर कोई उन पर शक भी नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी अपनी फेक आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हैं और हर कोई अपना नाम बदल लेता है। वो अपनी योजना के अंदर प्लान बी भी रखते हैं, लेकिन ये योजना क्या है ये हम आगे जानेंगे। देबू उनके साथ 2 और पुलिस इंस्पेक्टर लेता है, जिनके नाम जगाई और माधाई है। रात को वो सब अपने अपने घर जाते हैं और अपनी जरूरी चीजें पैक कर लेते हैं। अगले दिन सुबह वो सभी पुलिस स्टेशन आते हैं और अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले चमेली और अबीर अनिमेश से मिलने आते हैं। वहाँ अबीर अनिमेश को बताता है कि मिशन में अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा तो उसे अपने वादे को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बस वापस आ जाए। फिर चमेली अनिमेश को अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर कोई खतरा हो या यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल करके जरूर बताए। इसके बाद वो सभी बिहार झारखंड पार करके यूपी पहुँचते हैं। वो सब वहाँ पर एक ढाबे पर खाना पानी करते हैं। वहाँ बैठकर वो सब बातें कर रहे थे, तभी एक एक करके सभी अपने परिवार वालों को कॉल करके उनका हालचाल लेने लगते हैं। उसी समय चमेली अनिमेश को कॉल करती है और उसका हालचाल लेती है। उनकी बातचीत सुनकर पता चलता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। चमेली धीरे धीरे अनिमेश को पसंद करने लगी थी, यहाँ तक कि अनिमेश को देखकर भी लग रहा था कि वो भी चमेली को पसंद करने लगा है। चमेली ने तो अनिमेश के लिए अपना काम भी बंद कर दिया था। अब वो कोई ग्राहक भी नहीं बुला रही थी, जिसके कारण वहाँ की हेड उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। इधर पुलिस की टीम दिलदारगंज में उस स्थान पर पहुंचती है जहां राजेश के सिम की लास्ट लोकेशन मिली थी, लेकिन वहां उन्हें अंधेरा कमरा छोड़कर और कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो वहां से होटल चले आते हैं, क्योंकि इतनी रात को उनके पास कुछ और करने का कोई मौका नहीं था। होटल में बैठकर वो सभी इसी केस पर चर्चा कर रहे थे। तब अनिमेश उन्हें सरदार द्वारा हत्या के समय इस्तेमाल की गई छुरी के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही रेयर छुरी थी। इसलिए अगर वो जगह ढूंढ ली जाए जहां से ये ली गई थी तो वो बहुत ही आसानी से सरदार तक पहुंच सकते हैं। तब इमरान बताता है कि यहाँ पास में एक स्टील प्लांट है जिसे बिरजू नाम का एक आदमी चलाता है। उसके पास जाने पर उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। अगले दिन सुबह ही वो सब साधारण ग्राहक बनकर बिरजू के स्टील प्लांट पर चले जाते हैं, जहाँ बिरजू उन सबके साथ अच्छे से बात कर रहा था। उन्हें देखकर वो एक लड़के को पास बुलाकर चाय लाने को कहता है, लेकिन लड़का जब चाय लेकर आता है तभी अचानक उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है। इससे बिरजू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे एक लात मार देता है। लड़का तब अनिमेश के ऊपर गिरता है। फिर अनिमेश मेन मुद्दे पर आता है, जहां वो बिरजू से AK-47 छुरी मांगता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि बिरजू कुछ हद तक अनिमेश जैसा ही था। वो भी लोगों को देखकर बहुत कुछ समझ सकता था, इसलिए वो उन सबको देखकर बहुत ही आसानी से पहचान जाता है कि वो सब बंगाली हैं और वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। और इसके बाद शुरू होती है उन सबके बीच जबरदस्त लड़ाई। दोनों बलों के बीच में मारपीट होने लगती है और आखिरकार इमरान बिरजू को पकड़ने में सफल हो जाता है। तब देबू बिरजू से पूछता है कि सरदार कहाँ है, लेकिन वो किसी भी तरह से उन्हें सरदार की जानकारी नहीं दे रहा था। तब वहाँ वही लड़का आता है जिसे कुछ देर पहले बिरजू ने मारा था। वो आता है और सबको सरदार की जानकारी देता है।
वो सबको बताता है कि आज जलसा है जहां उन्हें सरदार मिलेगा। लड़का कहता है कि सरदार ने उसकी माँ को मार डाला है, इसीलिए वो सरदार को ना छोड़े। रात को वो सब मिलकर जलसे में चले जाते हैं जहां उनकी मुलाकात सरदार से होती है। लेकिन यहाँ उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो देखते हैं कि जिस लड़के ने उन्हें सरदार की जानकारी दी थी वो असल में सरदार का ही आदमी था। सरदार उन्हें बताता है कि उसे पहले से ही पता चल गया था कि कुछ पुलिस इंस्पेक्टर उसके इलाके में आए हैं, इसलिए वो खुद ही उनसे मिलना चाहता था और इसी वजह से पुलिस टीम यहाँ है। लेकिन यहाँ हमें हैरान करते हुए अनिमेष कहता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि वो लड़का सरदार का ही आदमी है। दरअसल जब वो बिरजू से मिलने गए थे तब बिरजू ने इस लड़के को लात मारी थी। तब लड़का अनिमेष के ऊपर गिरा था और तभी अनिमेष ने उस लड़के के गले पर एक कटने का निशान देखा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि वेरिया लोगों के गले पर यह निशान होता है। तभी वो समझ गया था कि इस लड़के में कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का फैसला करते हैं, जो कि आंसू गैस था। इसके बाद अनिमेष खड़ा होता है और सब अपना मुंह बांध लेते हैं। उसके बाद वो आंसू गैस मारकर भीड़ में से सरदार को निकालकर पास के एक पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उन्होंने फैसला किया था कि इस पुलिस स्टेशन से सुबह वो सरदार को अपने पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, क्योंकि इतनी रात को इतनी दूर जाना संभव नहीं था। लेकिन यहाँ का इंस्पेक्टर सरदार को अरेस्ट करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भी सरदार के पक्ष में था। लेकिन जब सीनियर इंस्पेक्टर कॉल करके उसे निर्देश देता है तब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो सरदार को जेल में डाल देता है। सभी पुलिस इंस्पेक्टर सरदार को घेर लेते हैं। अनिमेष तब सरदार को मारते हुए माया के बारे में पूछता है कि उसने माया को क्यों मारा। तब सरदार गुस्से में देबू की तरफ उंगली दिखाता है। वो कहता है कि वो सबके सामने देबू को जूता चटवाएगा। ये सुनकर अनिमेष सरदार को और ज्यादा मारना शुरू कर देता है। तब लाचार होकर सरदार सारी सच्चाई बताने लगता है। सरदार बताता है कि जब वो छोटा था तब वो बॉर्डर पर घूमता रहता था, लेकिन एक दिन उसके ही सामने उसके माँ बाप को बंगालियों ने नंगा करके पीटकर मार डाला था, सिर्फ उनके सरनेम के लिए। उसी दिन से उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अनिमेष सरदार से कहता है कि वो इतनी बकवास ना करके ये बताए कि उसने माया को क्यों मारा। इस पर सरदार कहता है कि वो तो माया को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक माया ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्होंने खुद को बचाने के लिए माया को मार डाला। सरदार ये सब बता ही रहा था कि तभी रुद्र के पास उसके घर से कॉल आता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन बाहर जाकर वो देखता है कि पूरा थाना खाली हो गया है, कहीं कोई पुलिस नहीं है। वो ये बात अंदर आकर सबको बताता है और ये सुनकर सरदार बहुत जोर से हंसने लगता है और सियार जैसी आवाज निकालने लगता है। उसकी इस आवाज को सुनकर आसपास में मौजूद उसके सभी लोग पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। वो सब पुलिस इंस्पेक्टरों को घेर लेते हैं। अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन यहाँ एक और घटना होती है। सरदार ने जेल में कहा था कि वो देबू से जूता चटवाएगा और वो ये काम करके ही रहता है। देबू भी लाचार होकर धीरे धीरे सरदार के पैरों के पास आता है और उसका जूता चाटने जाता है। तभी सरदार देबू को कहता है कि उसे अनिमेष का जूता भी चाटना होगा, इसलिए देबू अनिमेष के पास जाता है और उसका जूता चाटता है। अनिमेष तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन चारों तरफ इतने हथियार थे, इतने लोग थे कि उसके पास कोई चारा नहीं था। सरदार असल में चाहता था कि अनिमेष ने जो उसे थप्पड़ मारे थे उन थप्पड़ों का वो ऐसा जवाब देगा जो अनिमेष कभी नहीं भूल पाएगा, और वो वही करता है। फिर सरदार उन सबको बताता है कि इस थाने का पुलिस इंस्पेक्टर उसका सबसे करीबी आदमी है, इसलिए वो उस आदमी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इस वजह से वो इंस्पेक्टरों को छोड़ रहा है, लेकिन कल सुबह तक अगर वो सब नहीं गए तो वो उन्हें भेजने का इंतजाम करेगा। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर देबू सबको लेकर घर लौटने के लिए निकल पड़ता है। तो क्या उन्होंने हार मान ली? क्या वो सरदार से हार गए? इस बारे में हम जानेंगे आगे। इसके बाद करीब 3 दिन बीत जाते हैं। उस दिन सरदार अपने लोगों के साथ बैठकर गपशप करता है। फिर वो अपने कमरे में आता है। तब सरदार अपने कमरे के बाहर लाल रंग का क्रॉस मार्क देखता है, ठीक वैसा ही जैसा वो किसी मिशन से पहले दूसरों के घरों के सामने बनाते थे। ये देखकर उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जब वो कमरे के अंदर जाकर पानी पी रहा था तभी वो अपने सामने देबू को देखता है। सरदार आंखें घुमाकर देखता है कि वहाँ सिर्फ देबू ही नहीं बल्कि अनिमेष, रुद्र, इमरान सब वहीं थे। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हमें असली कहानी दिखाई जाती है। उस दिन जब वो जा रहे थे तब देबू ने सरदार का जूता चाटने के बहाने उसके पैर में अपना एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था, जिसके माध्यम से वो सरदार का ठिकाना ढूंढ पाए। तब इमरान देबू से पूछता है कि अब उनकी आगे की योजना क्या होगी। देबू कहता है शिकार।
यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ सरदार उनसे पूछता है कि वो यहाँ तक तो आ गए, लेकिन उसे लेकर कैसे जाएंगे। ठीक तभी देबू अपने फोन के जरिए गांव में एक ब्लास्ट करवाता है और गांव वालों का ध्यान उस तरफ ले जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो सरदार को खींचते हुए अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। खतरा भांपकर सरदार सियार की तरह चिल्लाता है, जिसे सुनकर गांव वाले पुलिस की गाड़ी को घेर लेते हैं। वो गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस भी तो कम ताकतवर नहीं थी। वो सभी गुंडों के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन एक समय ज्यादा हाथापाई के कारण उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर आते हैं। वो सभी लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। अब वो सब बहुत ही घायल हो चुके होते हैं। एक समय तो वो सब लगभग हार ही मान चुके थे, लेकिन तब उन्हें अबीर की बात याद आती है और उनके अंदर फिर से नया जोश जाग जाता है। वो बंगाल के टाइगर्स की तरह लड़ते हैं और उन लोगों को हरा देते हैं। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी गुंडों को मार डालते हैं और सरदार को पकड़ लेते हैं। फिर वो सरदार को लेकर कोलकाता वापस आ जाते हैं। वहाँ अनिमेष अबीर के सामने सरदार को लाता है और अपना वादा पूरा करता है। उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि के कारण उन सबकी फोटो न्यूज़पेपर में आती है। ये देखकर उनके परिवार वाले सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनिमेष और चमेली ने अपने प्यार के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। वो एक दूसरे को अपने मन की फीलिंग्स बता देते हैं और इसी के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। दोस्तों, कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हाइप वाला बटन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी नहीं जाना है। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।